पढ़ने की जहां तक बात रही तो हम तो वे लोग हैं जिन्होंने लिपि का आविष्कार किया और उसी लिपि में लिखते थे, अपने लिपि का आविष्कार करके उसमें लिखने और पढ़ने का काम करते थे। और वो लिपि तो धम्म लिपि थी जिसका आविष्कार हम लोगों ने ही किया था। तो इसलिए लेकिन परिस्थिति ने सबने बता रहा था कैसे कैसे आया, और परिस्थिति ऐसी आई कि जो हम लिखते थे, जो लिखने की कलम थी, उस कलम का ही सर कलम कर दिया गया और इस कदर हम लोग हो गए। और जब से हमारे कलम को सर कलम कर दिया गया तब तक हम भाग्यवादी हो गए और भाग्य पर विश्वास करने लगे। और जब से हम भाग्यवादी हो गए तब से इस बात में विश्वास करने लगे कि रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी तो एक खिलौना। रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी तो एक खिलौना है। लेकिन ऐसा है नहीं। सभी लोगों ने बताया कि आदमी जैसा चाहता है, आदमी जो सोचता है वो बन जाता है, और किसी रब या किसी भाग्य की बात नहीं होती, उसके कर्मों की, उसके प्रयास की बदौलत तो कुछ भी कर सकता है। तो इसे भाग्यवादी नहीं बनना है। और इसीलिए लिखने वालों ने लिखा कि ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो। हमारे बीच सिन्हा साहब हैं और वो शिलालेख के माहिर हैं। शिलालेख लिखते हैं, शिलालेख पढ़ते हैं, शिलालेख के अध्ययन करते हैं। और इसलिए इनको साक्षी मान करके कह रहा हूं कि अब शिलालेख की बात, अब ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो। और प्रधानी की चक्कर छोड़ो, राजधानी की बात करो। प्रधानी की चक्कर छोड़ो, राजधानी की बात करो। हम लोग विद्यालय चलाने की निर्णय लिया है और विद्यालय खोल रहे हैं। इसमें एक बड़ी गूढ़ रास्ता छिपी हुई है। विद्यालय बनाना, विद्यालय चलाना, बच्चों को शिक्षित करना, अस्पताल बनाना और सड़क बनवाना आमतौर पर इस सरकार की काम होती है। आमतौर पर इस सरकार की काम होती है। अब हम जितने सारे एम्प्लॉई हैं, इस काम को करने के लिए सरकार को टैक्स दिया करते हैं कि हमारे इन कामों को सरकार बड़ी ईमानदारी और बखूबी करे। लेकिन हमें एक प्राइवेट विद्यालय बनाने की जरूरत पड़ गई। इसका मतलब कि अभी भी अपने देश की सरकारें इन सब चीजों के प्रति ठीक ढंग से सजग और जागरूक नहीं है, इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। और साथियों, इस विद्यालय का नाम भी बड़ा ऐतिहासिक रखा गया, संघमित्रा इंटरनेशनल, संघमित्रा इंटरनेशनल स्कूल रखा गया। इसमें संघमित्रा भी और इंटरनेशनल भी है। कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। और फिर 2500 वर्ष पुरानी इतिहास दोहराई गई। और संघमित्रा थी, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने ज्ञान को लेकर के और देश की सीमाओं की बंधन को तोड़कर श्रीलंका गई थी और नेशनल बंधन को तोड़कर इंटरनेशनल स्तर पर अपना परचम लहराई थी। और उसी को साक्ष्य मान करके हम लोगों ने इंटरनेशनल स्कूल खोला। ये बड़ी काबिल तारीफ है। मैं यहाँ बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोग बोल गए हैं, कुछ छोड़े नहीं है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, जहां सब लोग कर रहे थे, मानिए रघुवंश जी के बारे में, कि आप तो ईंट भट्ठा चलाते थे और ईंट बनाते थे, वो व्यवसाय कुछ अलग ढंग का था, और आज एकाएक आप शिक्षा के क्षेत्र में चले आए। मैं इस बात को खारिज करता हूं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। अरे ईंट बनाने के लिए जब जाते थे तो वो एक ख्याल रखते होंगे, आखिर ये ईंट कौन सी मिट्टी से बनाई जाए, कितनी इसकी तपाई की जाए, कितना कोयला डाला जाए, ताकि एक बुलंद और मजबूत इमारत बना सके। और उसी का अनुभव लेकर के यहाँ इस देश को बनाने के लिए उस ईंट बनाने आए हैं, जो नन्हे मुन्ने ईंट पैदा करेंगे, जो आने वाले भविष्य में एक स्वस्थ देश का निर्माण करेगा, एक स्वस्थ देश का निर्माण करेगा। तो हमको लगता है कि ये भी अपने क्षेत्र में एक अव्वल काम करने का काम करेंगे। एक साथी बोल रहे थे कि शिक्षित होने का मतलब, शिक्षित होने का मतलब ये नहीं होता, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता कि हम डॉक्टर बन जाए, हम इंजीनियर बन जाएं, हम प्रशासनिक प्राधिकारी बन जाए। शिक्षा का उद्देश्य जब तक इस देश में ये रहेगा तब तक क्या होता, हम डॉक्टर बनते हैं, हम इंजीनियर बनते हैं, बड़े प्राधिकारी बनते हैं, हम नौकरशाह कहलाते हैं और पढ़ के लिख करके हम नौकरी करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि नौकरी करने वालों को क्या कहा जाता है, नौकरी करने वालों को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नौकर ही कहा जाता है। तो हमें लगता है कि महोदय, यदि मंच पर उपस्थित पदाधिकारी बुरे न माने तो हमारे समझ से जितनी बड़ी नौकरी उतना बड़ा नौकर, जितनी बड़ी नौकरी उतनी बड़ी नौकर। तो नौकरी करके उस तरह का शिक्षा लेकर नौकरी करके हम नौकर बन सकते हैं। लेकिन विद्यालय का उद्देश्य नौकरी देने वाली शिक्षा भी होती है, बस उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि कैसे लोगों को जागरूक करें, क्योंकि जागरूक व्यक्ति ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है, उसका स्ट्रक्चर तैयार कर सकता है। कारण कि हम आज लोग देख रहे हैं अपने देश में शिक्षित लोगों की संख्या बड़ी है, शिक्षा का स्तर भी बड़ा है। ये विद्यालय है, यदि विद्यालय में बोर्ड पर जाकर
के कोई शिक्षक दो बातें लिखते हैं, एक तरफ शिक्षित लिख देते हैं और दूसरे तरफ अशिक्षित लिख देते हैं। और उनसे यदि पूछा जाए, बच्चों से पूछा जाए, गार्जियन से पूछा जाए, पदाधिकारियों से पूछा जाए, किसी से पूछा जाए, एक बात बताइए, इस देश में भ्रष्टाचार के कारण कौन है, शिक्षित है या अशिक्षित है? इस देश में भ्रष्टाचार कौन फैला रहे हैं, शिक्षित या अशिक्षित? इस देश में प्रदूषण कौन फैला रहा है ज्यादा, शिक्षित या अशिक्षित? इस देश में घोटाले कौन कर रहे हैं, शिक्षित या अशिक्षित? इस देश में टैक्स की चोरी कौन कर रहे हैं, शिक्षित या अशिक्षित? हमें लगता है हर प्रश्न का जवाब शिक्षित होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इस देश में शिक्षित होना जरूरी नहीं है, बल्कि जागरूक होना जरूरी है। और किसी विद्यालय का, किसी देश का, किसी समाज की उन्नति किस स्तर तक हुई है, इसका माप उस देश में पढ़ रहे शिक्षित लोगों से नहीं होती है। उस देश में बिजली, सड़क, पानी की व्यवस्था है, किससे, इससे नहीं होती है, बल्कि उसका माप इससे हो रही है उस संस्थान में रहने वाले, पढ़ने वाले, उस देश में रहने वाले लोगों ने कितनी नैतिक उन्नति की है। इससे उस समाज का, उस देश की नैतिकता का आकलन किया जाता है। साथियों, हम लोग जो पढ़ते थे तो उस समय नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती है, और आजकल नैतिक शिक्षा के लोप होते जा रहे हैं स्कूलों और विद्यालयों से। तो भले वो सब्जेक्ट हो या ना हो, हमारे शिक्षक व शिक्षिकाएं जो हैं उनको ये चाहिए कि अपने पढ़ाई के दौरान हमें सेशन रखें जिसमें नैतिक शिक्षा की बात करें, और किसी भी हद तक पढ़ाने वाले शिक्षक चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में हो, अपने को किसी पदाधिकारी से कम ना आके। क्योंकि हम देखते हैं कि जब एसपी साहब अपने कंधों पर कई सितारे लगा के निकलते हैं तो उनकी रुतबा कुछ अलग होती है, एक डायरेक्टर निकलते हैं तो उनकी रुतबा कुछ और होती है। लेकिन जब कोई टीचर निकलता है तो उसको लगता है कि हम पढ़ाने वाले लोग हैं, हम पढ़ाते हैं, स्कूलों में ही रहना होता है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि आप वो शक्ति हो, आप वो चीज हो जो एसपी, डीएसपी, डीएम और कलेक्टर पैदा करने के हक रखते हो, इसलिए आप सबसे बड़े हो। और मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी तरह से अपने आप की भी भावना रखें। यहाँ हम देख रहे हैं कि बुद्ध को साक्षी मान करके हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि बुद्ध का एक नाम, कई नाम से पुकारा जाता है, उनको तथागत कहा जाता है, उनको सुगत कहा जाता है, और उनको एक नाम और शास्ता कहा जाता है। और मैं समझता हूं, मैं जहां तक समझा हूं, शास्ता का मतलब पाली भाषा में शिक्षक से ही तो होता है। तो गौतम बुद्ध क्या थे? कुछ नहीं थे, एक शिक्षक ही थे, और शिक्षक बन करके और दुनिया को उन्होंने पैदा भी किया, विचारों को पैदा भी किया और विचारों का मार्केटिंग भी किया, और इस तरह से करके भारत को विश्व गुरु और सम्राट अशोक उनकी शिक्षाओं को लेकर के विश्व विजेता होने का खिताब जीत लिया। और उस समय अभी तो एक विद्यालय होता है, और जब हम विद्यालय से ऊपर जाते हैं तो विश्वविद्यालय होता है। हमारे समझ से आज की तारीख में भारत में सिर्फ विश्वविद्यालय का नाम चलता है महोदय, विश्वविद्यालय होता नहीं है। क्योंकि विश्वविद्यालय दो शब्दों के मिलने से बना है, विश्व और विद्यालय। विश्व स्तर का विद्यालय, ऐसा विद्यालय जिसमें विश्व स्तर के लोग और भारत के बाहर के लोग भी पढ़ने आते हो, उसे विश्वविद्यालय कहा जाता है। नहीं तो विद्यालय तो सब जगह होता है। लेकिन वो दौर था, सब बता रहे थे कि मौर्यों का दौर था। जब मौर्यों का दौर था तब विश्वविद्यालय था, तब नालंदा था, तब तेलहरा था, तब तक्षशिला था। और जब ये विश्वविद्यालय थे तो विश्व से, दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे, यूनिवर्स के सारे कोने से लोग पढ़ने के लिए आते थे। और जब हम पढ़ाते थे तब जाकर के विश्व गुरु कहे जाते थे। और कोई भी व्यक्ति विश्व गुरु कब कहा जाएगा? जब पढ़ाएगा। पढ़ करके कोई गुरु नहीं हो सकता है जब तक उसमें पढ़ाने की कला नहीं आएगी। और माननीय रघुवंश जी ने ये पढ़ाने का काम शुरू किया है, ये विश्व गुरु की तरफ जाने का एक कदम बढ़ाने का काम किया है साथियों, विश्व गुरु की तरफ एक कदम बढ़ाने का काम किया है। और मैं कहता हूं यदि सम्राट अशोक की बात आती है तो सम्राट अशोक ने, उनकी बहुत सारी खासियत है, लेकिन एक शब्द में समेटना हो कि सम्राट अशोक की सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि उन्होंने जिस काम में हाथ लगाया, जिस क्षेत्र में हाथ बढ़ाया, उसमें हद कर दिया, अति कर दिया। चाहे वो धर्म की बात हो तो उसमें भी हद किया, क्योंकि बुद्ध के दिशनाओं को दुनिया के कोने कोने तक फैलाया था। यदि शिक्षा की बात की जाए तो नालंदा, तक्षशिला और तेलहरा जैसे विश्वविद्यालय का निर्माण और संरक्षण करने का काम किया। यदि स्वास्थ्य की बात की जाए तो उन्होंने मनुष्य, पशु और पक्षियों के लिए सीमाओं के बंधन को तोड़ करके शिक्षा का काम किया। यदि दान के क्षेत्र में हाथ लगाया उन्होंने, तो सब लोग तो रुपया पैसा, धन दौलत दान देते हैं। और अभी आप लोगों ने बताया कि सम्राट अशोक ने तो अपने जिगर के टुकड़ा बेटा महेंद्र और संघमित्रा को दान में श्रीलंका भेज दिया, और भेजा भी तो इस कदर भेजा, हम अपने बच्चों को पासपोर्ट बनवा करके विदेश भेजते हैं तो
उम्मीद रखते हैं कि 2 साल 4 साल में लौट करके आएगा, वहां से कुछ लेकर के आएगा। लेकिन सम्राट अशोक ने तो इस कदर भेजा, उनके बेटा और संमित्रा वहां से आए ही नहीं, वहीं उनकी निर्माण होती है और वहीं उनके नाम पर स्तूप भी बना दी जाती है। तो ऐसे हुए थे सम्राट अशोक, और हम उनको आदर्श मान करके चलते हैं, तो हमें ऐसे होना पड़ेगा। और कोई भी विद्यार्थी, कोई भी विद्यालय, कोई भी शिक्षक और या कोई भी विद्यार्थी सफल होता है अपने जीवन में, तो सफल लगता है कि सफलता इस विद्यार्थी की है, सफल विद्यार्थी हुआ है, लेकिन सूक्ष्मता से अध्ययन कीजिए तो सफल विद्यार्थी तो होता ही, उसके साथ साथ उस सफल विद्यार्थी के पहले उसका वो गुरु सफल हो जाता है, जिसको उसको सफल बनाने में सबसे बड़ा हाथ होता है। कारण कि वो सिकंदर चला था पश्चिम से विश्वविद्यालय का सपना लेकर, और वो यदि सफल होता तो सिकंदर तो सफल होता ही, उससे पहले उसका गुरु अरस्तु सफल हुआ होता, जिन्होंने उसको विश्वविद्यालय होने का प्रेरणा दिया था। और यदि भारत आने के बाद उसकी खंजर टूट गई थी, तो इसी भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के सामने टूट गई थी। तो चंद्रगुप्त यदि सफल होता है तो उसके पहले सफल होता है जो भी उसका गुरु रहा हो, जिसे लोग तथाकथित चाणक्य कहते हैं या चंपक कहते हैं, तो वो सफल हुआ। तो अपने शिष्यों की सफलता में भी गुरु की सफलता होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षक को, प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की खास करके एक बात आती है, और सैलरी के प्रति बड़े सोचते हैं कि एक सैलरी हमारी उस लायक नहीं होती है, उस हद तक नहीं होती है कि हम ठीक ठीक अपने रोजमर्रा की जिंदगी जी सकें। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि सैलरी बेशक आपकी असंतोषजनक नहीं हो सकती है, सैलरी भले ही कम हो सकती है, अन्य पदाधिकारियों से भले आपकी सैलरी कम हो सकती है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं, आप अपने 2 हथेलियों से एक दीपक से हजारों दीपक जलाने का काम कर रहे हैं, ये कोई नहीं कर सकता, ये काम कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप इस काबिल हैं। और मैं कहता हूँ, एक और आह्वान करूंगा और मैं संदेश देना चाहूंगा, मैं अभी बोल गया, शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं है, और अपने देश का संचालन वर्तमान में भारतीय संविधान से होता है, और हम उम्मीद लगा करके संविधान की तरफ बैठे हैं। तो मैं ये कहता हूँ, माननीय अध्यक्ष महोदय भूषण करते हैं, उनका कहना होता है कि हम बेशक हमारी वैसी परिस्थिति नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़े अफसर बना सके, बेशक हम अपने बच्चों को पढ़ा करके बड़े बड़े अफसर न बना सके, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को इस हद तक तो पढ़ा सकते हैं कि वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ करके अपने जीवन में उतार सके और एक स्वच्छ समाज का निर्माण कर सके। तो मैं ये संदेश देकर के जाना चाहूंगा। और लास्ट एक शेर के साथ, अभी सर बोल रहे थे, मणिवंश के बारे में बोल रहे थे कि भारत कब सोने की चिड़िया था, भारत कब विश्व गुरु था। तो इस पर मेरा कहना है कि जिसके भय से सिकंदर भाग गया, सर जी, जिसके भय से सिकंदर भाग गया वो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका ऐसा ही पराक्रम शान शौर्य था, और वो शेर के घाट पर सियार को पानी पिलाया करता था, और भारत को सोने की चिड़िया बनाने का उन्हीं का दौर था, उन्हीं का दौर था। और हमको लगता है कि अब हम लोगों को बहुत ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से ऐसी बात नहीं है। आज हम शिक्षा की प्रचार कर रहे हैं इसलिए कि हमारे शिक्षा दूर भाग गई है, और इसका मतलब ये नहीं है कि हम शिक्षा से हम वास्ता ही नहीं रखते थे, हम पढ़ते ही नहीं थे, हमें पढ़ने ही का ढंग भी नहीं था। यदि इतिहास को पढ़ें, अभी सर ने अशोक सिन्हा ने बताया था, यदि इतिहास को पढ़ें तो हम देखेंगे, अरे हम भी पढ़ते थे और हम भी लिखते थे, हम लिखते थे तो कोई साधारण लेख नहीं लिखते थे सर जी, हम तो पत्थरों के पन्नों पर लोहे के कलम से लिखते थे, हम तो पत्थरों के पन्नों पर लोहे से लिखते थे। और पढ़ने की जहां तक बात रही तो हम तो वे लोग हैं जिन्होंने लिपि का आविष्कार किया, और उसी लिपि में लिखते थे, अपने लिपि का आविष्कार करके उसमें लिखने और पढ़ने का काम करते थे, और वो लिपि तो धम्म लिपि थी जिसका आविष्कार हम लोगों ने नहीं किया था। तो इसलिए, लेकिन परिस्थिति ने, सर ने बता रहा था कैसे कैसे आया, और परिस्थिति ऐसी आई कि जो हम लिखते थे, जो लिखने की कलम थी, उस कलम का ही सर कलम कर दिया गया, और इस कदर हमने हो गए। और जब से हमारे कलम को सर कलम कर दिया गया, तब तक हम भाग्यवादी हो गए और भाग्य पर विश्वास करने लगे, और जब से हम भाग्यवादी हो गए तब से इस बात में विश्वास करने लगे कि रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी तो एक खिलौना, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी तो एक खिलौना है। लेकिन ऐसा है नहीं, सभी लोगों ने बताया कि आदमी जैसा चाहता है, आदमी जो सोचता है वो बन जाता है, और किसी रब या किसी भाग्य की
बात नहीं होती, उसके कर्मों की, उसके प्रयास की बदौलत वो कुछ भी कर सकता है। तो इसे भाग्यवादी नहीं बनना है। और इसीलिए लिखने वालों ने लिखा कि ब्रह्मलेख की बात नहीं है, तो शिलालेख की बात करो। हमारे बीच सिन्हा साहब हैं और वो शिलालेख के माहिर हैं, शिलालेख लिखते हैं, शिलालेख पढ़ते हैं, शिलालेखों के अध्ययन करते हैं। और इसलिए इनको साक्षी मान करके कह रहा हूं कि अब शिलालेख की बात, अब ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो। और प्रधानी की चक्कर छोड़ो, राजधानी की बात करो। प्रधानी की चक्कर छोड़ो, राजधानी की बात करो। और मैं ये कहता हूँ लास्ट में ये बात कर करके, और वो बात खास करके पानी सरोने के लिए बोल रहा हूँ। हम मंच और माइक पर आकर के अच्छा बोल ले, अच्छा गा ले, लेकिन ये ख्याल रखें कि हम घर में जाकर के अपनी संस्कृति में, अपने परिवार में किस विचारधारा को आरोपित और प्रत्यारोपित करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। मंच से बोलना बड़ी आसान है। जब तक हमारे हाथों में गुलामी की बेड़िया, पैरों में कंगन पड़े रहेंगे, तब तक हम बहुत लिख करके, बहुत बोल करके कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। सिर्फ मंच पर और सभा में जाकर के तालियां बजवा सकते हैं। तो हो सके हम अपने सम्राट सब करके लोगों से आह्वान करते हैं, जिसको आप अपने लोगों से जोड़े तो कम से कम उनको मानसिक गुलामी की बेड़ियों से, उनकी वो बेड़ियां काट करके दूर करके, तब जाकर के अच्छा में आप लोग अच्छा स्वस्थ संदेश दे पाएंगे। और हम बिखर गए, हम टूट गए और रोने से काम नहीं चलेगा। जिस तरह से हमारे ऊपर वार किया गया, जिस तरह से हमारे ऊपर हथियार चलाया गया, बड़ी बारीकी से उनके हथियार को वापस करना है। क्योंकि हम तो सावित्रीबाई फुले के वंशज हैं, ज्योतिबा फुले के वंशज हैं। जब सावित्रीबाई फुले महिलाओं का, ये महिलाएं बैठी हुई इसलिए में चर्चा कर देना उचित समझा। कहा जाता है कि जब महाराष्ट्र की धरती पर सावित्रीबाई फुले पढ़ने और पढ़ाने के से संबंधित, इसलिए मैं स्कूल में चर्चा कर दे रहा हूँ, तो उन पर गोबर फेंके जाते थे, मिट्टी फेंके जाते थे, गंदगी फेंके जाते थे, फिर भी इन सबसे उन्होंने डिगा नहीं और अपना काम करते रहा। लोग कहते हैं कि पत्थर मारते थे, लोग पत्थर मारते थे, और सावित्रीबाई फुले ने उन पत्थरों को समेट करके रखती गई कि हमारा भी दौर आएगा, हमारा भी वक्त आएगा तो ये पत्थरों को वापस करेंगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, उसी में सिंदूर और चंदन लगा करके जिसे हमको वापस करना था, उसको हम लोग अपने घरों में स्थापित कर दिए। तो फिर कैसे विकास हुआ हमारी विचारधारा का? तो मैं ये कहकर के अपनी बातों का विराम देता हूँ कि कसम है जवानी की, क्या करना है हमको? कसम है जवानी की, जागो जवानों, कसम है जवानी की, जागो जवानों, जरा कर से सब खाना तो सीखो। और जो तीर जालिम चलाया है तुम पे, वही तीर उन पे चलाना तो सीखो। पर चुप न रहो इस प्रजातंत्र में, प्रजातंत्र का दौर है, राजतंत्र का दौर नहीं है। पर चुप न रहो इस प्रजातंत्र में, तुम मानवता का दीपक जलाना तो सीखो। अगर रक्त बुखाता है जिसमें में, तो मानवता का दीपक जलाना तो सीखो। और इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। फिर से एक बार जय बुद्ध, जय सो, जय भारत, जय संविधान, धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।